हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.7 के सॉल्यूशंस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 6.6 का जो पिछला वीडियो मेरा था कॉस्ट फंक्शन के ऊपर, वो वीडियो देख करके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि व्हाट इज अ कॉस्ट फंक्शन। अब जो हमें 6.7 में टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें 3 टॉपिक्स हमारे पास दिए गए हैं। एक है डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। तो इन तीनों में से 2 फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसके बेस पर पूरी की पूरी हमारी एक्सरसाइज है, दैट इज रेवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। ये 2 फंक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो तीसरा फंक्शन है दैट इज डिमांड फंक्शन, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ डिमांड फंक्शन। तो मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं इन तीनों फंक्शंस के रिलेटेड में, जो फॉर्मूलेज भी लिखे हैं जो हमारे को इस एक्सरसाइज में 6.7 में यूज करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप इनको पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जिसमें कि एक्सरसाइज 6.7 के सॉल्यूशंस आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट फंक्शन है डिमांड फंक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन? आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। डिमांड क्या होता है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी में अगर किसी इंडस्ट्री के पास कुछ ऑर्डर आ रहा है, भाई एक इंडस्ट्री है जो कुछ कम्युनिटी प्रोड्यूस करती है, तो उस इंडस्ट्री के पास किसी कंज्यूमर के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आता है कि भाई हमें एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। तो जो एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूमर ने ऑर्डर किए हैं, वही उस कंपनी के लिए, वही उस इंडस्ट्री के लिए डिमांड होता है। अरे बात समझ में कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वही बोलेंगे इतनी डिमांड आई है जी, हमारे पास एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स की डिमांड आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिमांड का मतलब क्लियर हुआ। अब जो ये डिमांड है ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी। भाई जो इंडस्ट्री जो कमोडिटी बना रही है, उस कमोडिटी का पर यूनिट का प्राइस कितना है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि भाई व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, और भी अदर सेवरल फैक्टर्स होते हैं, बट अभी आप लोगों के जो सिलेबस में दिया गया है, जस्ट डिमांड फंक्शन हमें पढ़ना है बेस्ड ऑन द प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। इस बेसिस पे हमें डिमांड फंक्शन पढ़ना है। तो देखिए डिमांड फंक्शन क्या है, आप लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड प्राइस पर यूनिट। देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्स से नोट किया गया है एंड प्राइस पर यूनिट को पी से नोट किया गया है, इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। भाई अगर किसी इंडस्ट्री के पास एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स की डिमांड आई है, ठीक है ना, और उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट का जो प्राइस रखा है फॉर ईच क्वांटिटी इज पी, तो जो एक्स और पी का रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। एक्स और पी का जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। ठीक है, और जो ये एक्स और पी होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली का मतलब कि भाई अगर हमारा प्राइस पर यूनिट ज्यादा होगी, अगर प्राइस पर यूनिट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका डिमांड कम हो जाएगा, है ना। सिंपल सी चीज है भाई, अगर कोई चीज है जो ज्यादा कॉस्टली है तो वो आप कम खरीदेंगे, कंज्यूमर्स कम खरीदेंगे। बात समझ में आ रही है? और वहीं पे अगर इसका उल्टा होगी, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ सकती है ना, बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो उसका डिमांड घट जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, द क्वांटिटी डिमांडेड एक्स, की एक्स क्वांटिटी की डिमांड हुई है एंड द प्राइस पर यूनिट पी। तो ये एक्स एंड पी जो है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है जी, आगे समझ बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द आइटम। अब देखिए ये एक्स एंड पी जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर डिमांड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द आइटम, कि एक्स है वो पी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू एफ पी। मतलब डिमांड फंक्शन को पी की टर्म्स में लिखा जाएगा। पी जो है हमारा यहाँ पे प्राइस पर यूनिट है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू 3 + 5p, x इक्वल टू 70 + 3p, लाइक दिस। बात समझिए कि x हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स है और p हमारा प्राइस पर यूनिट है। तो अगर हमारा डिमांड डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ आइटम पे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर प्राइस ऑफ आइटम है वो डिपेंड करेगा डिमांड ऑफ आइटम पे, तो फिर उसको हम जो डिमांड फंक्शन होगा p इक्वल टू एफ एक्स करके लिखा जाएगा। p इज इक्वल टू 40 + 3x, p इज इक्वल टू 10 + x। इस तरीके से जब हम फंक्शन को लिखेंगे तो यहाँ पे ये पता लगेगा कि जो प्राइस पर यूनिट है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, राइट। तो ये हमारा डिमांड फंक्शन है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, यूजफुल आपके लिए रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा डिमांड का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, दैट इज रेवेन्यू फंक्शन। जो यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड का मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो सीधा डील करता है सेलिंग के साथ, कि भाई अगर कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको सेल करती है, तो सेल करने पे जो पैसा जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखिए इसका जो पॉइंट है, इफ P इज द प्राइस पर यूनिट एंड X इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। सिंपल चीज है भाई,
अगर x आइटम सोल्ड किए गए हैं और एक आइटम का कॉस्ट p है, तो भाई जो रेवेन्यू फंक्शन होगा उसको इस तरीके से दिखाया जाएगा, भाई Rx इक्वल टू x इंटू पी। तो सिंपल चीज है स्टूडेंट्स, ध्यान से रखिएगा, इसका ये फॉर्मूला है रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए x इंटू पी कर देना है। x हमारा नंबर ऑफ आइटम सोल्ड और p हमारा प्राइस पर यूनिट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर है। नाउ एवरेज रेवेन्यू एक दूसरा टर्म है हमारे पास। एवरेज रेवेन्यू के लिए हमें क्या करना है, जैसे आपने एवरेज कॉस्ट भी सीखा था पिछली एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे भी एवरेज रेवेन्यू को जस्ट क्या करना है, जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन है उसी को हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन का तो फॉर्मूला x इंटू पी है, तो x इंटू पी को डिवाइड कर देंगे x से, तो ये p रह जाएगा। तो देखिए AR हमारा p के इक्वल आ गया, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज सेम एज प्राइस पर यूनिट, कि भाई जो प्राइस पर यूनिट था वही हमारा एवरेज रेवेन्यू भी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए Rx का, और एवरेज रेवेन्यू तो हमें पता लग गया कि भाई P हो सकता है डायरेक्टली, ये P भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक, नाउ आपने पढ़ लिया कॉस्ट फंक्शन पिछली एक्सरसाइज में, आपने पढ़ लिया रेवेन्यू फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन मतलब आपको पता है भी कितनी लागत आती है कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। और रेवेन्यू फंक्शन मतलब कि भाई उस प्रोडक्ट को सोल्ड करके जो उनके पास इनकम आई है, जो उनके पास पैसा जनरेट हुआ है, वो रेवेन्यू फंक्शन है। तो यहां से समझ में आ रहा होगा प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, कि भाई जो सेलिंग हुई है और उनको जो कितनी कीमत लगी थी, अगर उनको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो बहुत सिंपल चीज है, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। है ना स्टूडेंट्स, जो आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसी तरीके से है यहाँ पे भी प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन मतलब कितने में सेल किए गई है, और माइनस कॉस्ट फंक्शन मतलब कितने की उनको लागत आई थी, राइट। तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। देन एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कि भाई जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन की इक्वेशन है इसको हम डिवाइडिंग बाय x कर देंगे। तो देखिए एवरेज फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। समझ में आ रही है बात, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये एवरेज कॉस्ट है। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूलेज हो गए हैं स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इस एक्सरसाइज में एक और टॉपिक बचा है, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, तो उसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ब्रेक इवन एनालिसिस में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है इसको समझते हैं। इसको पहले आप समझिए, मैं पहले एक एग्जांपल लेकर के इसको आपको समझाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट का। उसके बाद फिर ये डेफिनेशन से आप इसको नोट करके इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि सपोज किसी कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर किए, एक्स नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर किए, ठीक है, और उस एक्स नंबर ऑफ गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कुछ कॉस्ट लगी, उसकी लागत आई कुछ, ठीक है। अब उस एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स में से वो कुछ यूनिट्स को सेल करने पर ही अपना कॉस्ट कवर कर सकती है और बाकी यूनिट्स को सेल करके प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझिए, देखिए एग्जांपल देखिए कि भाई अगर कोई सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसने 1000 यूनिट्स ऑफ सोप मैन्युफैक्चर कर लिया और उसका जो कॉस्ट आया है दैट इज 10,000 रुपीज, ठीक है जी। अब ये इन 1000 यूनिट्स को मार्केट में सेल करेगी, तो सेल करने के लिए उन्होंने एक यूनिट की कॉस्ट 20 रुपीज रख दी, 20 रुपीज पर यूनिट उन्होंने कॉस्ट रख दी। तो अब देखिए कि भाई अगर वो 500 यूनिट सोल्व कर लेंगे तो यानी कि कितना पैसा जनरेट कर लेंगे वो 10,000 रुपीज। तो जो कॉस्ट लगा था वो दोनों इक्वल हो गया एट 500 यूनिट्स। तो ये जो 500 यूनिट्स है ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझिए कि 500 यूनिट सोल्व करने पे उस कंपनी के पास ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, भाई जितना कॉस्ट था उतना तो कॉस्ट वापस आ गया ना। अब ये 500 यूनिट्स के ऊपर जो बेचेगी उसमें वो प्रॉफिट कमाएगी। तो आई होप आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द कंपनी मेक्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट भाई यहाँ पे अभी जो एग्जांपल लिया 500 जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है कि अगर वो 500 यूनिट्स ऑफ सोप सेल कर लेंगे तो उस कंपनी को लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स इज इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन। क्लियर होगी बात बेटा, एग्जांपल से जो समझाया मैंने, तो आई होप क्लियर हो गया। नाउ अब ये ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं उसको समझिएगा। टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट Rx इक्वल टू Cx कर दीजिए, और अगर Cx उधर लाएंगे तो Rx माइनस Cx भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0 आएगा, और Px इक्वल टू 0, प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू 0। इन तीन इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन दोनों दे रखा है तो आप दोनों को इक्वल रख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास प्रॉफिट फंक्शन डायरेक्टली है तो भाई आप डायरेक्टली प्रॉफिट फंक्शन को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आ रही समझ में बात। तीनों में से कोई भी इक्वेशन का यूज करके आप ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स वो सेल करे जिससे कि उस कंपनी को ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। ठीक है जी, क्लियर है।
तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नाउ हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.7 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द डिमांड फंक्शन इज x 24 minus 2p upon 3 हमें डिमांड फंक्शन गिवन है where x is the number of units demanded, x is the number of units demanded and p is the price per unit, p is the price per unit। ये डिमांड फंक्शन में दो चीजें होती हैं हमें पता है, ठीक है। नाउ फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन r, r हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ p। तो भाई r का जो फॉर्मूला है हमारा क्या होगा, r इज इक्वल टू x इंटू पी। आप rx भी लिख सकते हैं या r सिंपल लिख सकते हैं, उसने भी r लिखने के लिए बोला है तो r इक्वल टू x इंटू पी होता है। तो भाई x का जो वैल्यू दिया है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए भाई, सिंपली आप इंटू कर दीजिए, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 24p माइनस 2p स्क्वायर, जो 3 है उसको अलग अलग लिख लीजिए। तो जो हमारा सॉल्यूशन आ गया 8p माइनस 2/3p स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ पब्लिशिंग हाउस फाइंड्स दैट द कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ईच बुक इज ₹30 एंड दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹15,000। तो देखिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमें 15,000 दे रखा है, तो ये जो 30 रुपीज है ईच बुक का कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप कैसे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। आप लिखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है भाई, फिक्स कॉस्ट TFC इसको हम लिख सकते हैं ₹15,000 एंड TVC वेरिएबल कॉस्ट ₹30। तो भाई हमारे पास कॉस्ट फंक्शन का क्या फॉर्मूला बनेगा, TC इज TFC प्लस TVC। और आप ये भी लेट कर लीजिए x नंबर ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड, x नंबर ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड, ये भी आपको लेट कर लेना है। तो जिससे कॉस्ट फंक्शन हमारा बन जाएगा 15,000 प्लस 30x, ठीक है जी। इसको CX भी हम लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट। नाउ इसी में सेकंड पार्ट में बोला है रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करने के लिए। रेवेन्यू फंक्शन के लिए क्वेश्चन के आगे दिया था इफ ईच बुक कैन बी सोल्ड फॉर ₹45। तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक दिया गया है दैट इज P। ये P अमाउंट है हमारा, ये P माना जाएगा स्टूडेंट्स कि किस अमाउंट पे बेचा जा रहा है, दैट इज P। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक हमारा P इक्वल टू 45 आ गया। और हमें बोला है रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए, तो x इंटू P हमारा फॉर्मूला होता है। तो x यूनिट्स हमने सेल की गई है तो 45x, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ थर्ड में निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो भाई CX हमारे पास है, RX हमारे पास है, दोनों को इक्वल रख देते हैं भाई, पता है ना हमें जब दोनों पार्ट होते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, RX इक्वल टू CX कर दीजिए। RX है हमारा 45x इक्वल टू 15,000 प्लस 30x। तो भाई 30x को इधर ले आइए, ये माइनस हो जाएगा 30 से, यहाँ 15 बचेगा और x का वैल्यू आ जाएगा 1000। यानी कि 1000 यूनिट्स जब सेल करेगी कंपनी तो उसको जाकर के अपना कॉस्ट वापस आएगा, ठीक है। और 1000 के ऊपर जितना सेल होगा यूनिट्स उसका प्रॉफिट बनता जाएगा कंपनी का। आई होप आपको ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये सेकंड का सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फिक्स्ड एट ₹60। तो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का मतलब P की वैल्यू मिल गई। आप इसको लिख लीजिए पहले सॉल्यूशन जब 3 करेंगे। तो भाई गिवन P इज इक्वल टू ₹60 एंड इज कॉस्ट फंक्शन, और हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है CX इज इक्वल टू 35x प्लस 250। डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन। तो देखिए प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालेंगे, पहले तो आप RX निकाल लीजिए, P इंटू एक्स या x इंटू P, तो 60x। तो भाई प्रॉफिट फंक्शन तो हमें पता है RX माइनस CX होता है, तो भाई 60x माइनस 35x माइनस 250 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 25x माइनस 250, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। नाउ सेकंड बोला है ब्रेक इवन पॉइंट। तो फॉर ब्रेक इवन पॉइंट अब आप क्या करेंगे, इस बार आपके पास Px की वैल्यू आ रखी है, तो भाई Px इक्वल टू 0 रख दीजिए डायरेक्टली। तो 25x इक्वल टू 250, x इक्वल टू 10, ब्रेक इवन पॉइंट। मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। 10 का मतलब 10 जब यूनिट सोल्व करेगी तो कंपनी का कॉस्ट वापस आ जाएगा उसके पास, और फिर उसके आगे वो फिर प्रॉफिट कमाने लगेगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर फाइंड्स द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है भाई। फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए CX आप नोट कर लीजिए, 300x स्क्वायर प्लस 4200x प्लस 13500। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 8400, तो P इज 8400। नाउ डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, पहले आप RX निकाल लीजिए भाई, x इंटू P,
दैट इज 8400x। तो फॉर ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्या पता है क्या करना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट आप इस बार Rx इज इक्वल टू Cx कर दीजिए भाई। Rx की वैल्यू 8400x इक्वल टू 300x स्क्वायर प्लस 4200x प्लस 13500। 8400 को उधर भेज देते हैं तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगा मेरे पास, 300x स्क्वायर ये उधर जाके माइनस 4200x रह जाएगा बिकॉज ये इससे माइनस हो जाएगा, और प्लस 13500। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप 300 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से बचा 14x प्लस यहाँ से बचेगा आपके पास भैया बचेगा 45। ठीक है जी। अब इसको ब्रेक करके आप वैल्यू तो निकाल सकते हैं, 45 के फैक्टर 9 एंड 5, तो x की वैल्यू 9 एंड x की वैल्यू 5। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल गया स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को 4 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या गिवन है, अ फर्म पेड ₹25,000 एज रेंट ऑफ इट्स ऑफिस and ₹15,200 as the interest of the loan taken to produce X units of commodity। तो जो ये दो वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स 25,000 एंड 15,200, ये क्लियरली पता लग रहा है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। कैसे कि भाई 25,000 तो रेंट देना ही है और जो 15,200 है वो तो इंटरेस्ट देना ही है, ठीक है ना, ये फिक्स कर दिया उन्होंने। उसके आगे बोला इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज ₹8, तो ये चीज जो है ₹8 आपको पता लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट जो है, एंड ईच आइटम इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 75। तो ये जो 75 है पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें निकालना है प्रॉफिट फंक्शन एंड देन ब्रेक इवन पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन हमारे पास क्या क्या है, फिक्स कॉस्ट TFC इज इक्वल टू ₹25,000 प्लस 15,200, ठीक है ना। तो ये दोनों फिक्स कॉस्ट थी, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ₹40,200 हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC हमें दे रखा था ₹8, ले लेंगे, x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो CX क्या हो गया हमारे पास, टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। नाउ अब हमें P की वैल्यू गिवन थी ₹75, दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट। नाउ अब आप पहले RX निकाल लीजिए, RX इज इक्वल टू x इंटू P, दैट इज 75x, ठीक है जी। अब प्रॉफिट फंक्शन निकालना है इस क्वेश्चन में, तो पहले PX का फॉर्मूला लिख लीजिए, RX माइनस CX। तो भाई RX हमारे पास 75x है माइनस 40200 माइनस 8x हो जाएगा, ये इन दोनों को माइनस कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 67x, ठीक है जी। तो ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। ना अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो आप लिखिए फॉर ब्रेक इवन पॉइंट PX इक्वल टू 0। भाई PX निकाल चुके हैं तो इसलिए इसको यूज कर लेंगे। तो 67x इज इक्वल टू 40200 और x इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 67 से, तो आपके पास आ जाएगा कैंसिल होके 600, दैट इज 600 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आवर दिस सिचुएशन, ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 10 पर यूनिट। तो भाई 6th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप लिख लीजिए P इज इक्वल टू ₹10। ये हमारे पास 10 आ गया पहले P की वैल्यू। Fixed cost for the company is 35,000 and the variable cost is estimated to run 30% of the total revenue। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या होगा, x इंटू पी दैट इज 10x। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है TVC है वो है हमारा 30% ऑफ द RX हमारा 10x है यहाँ पे। तो भाई x0 कैंसिल, 3x हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था 35,000। तो भाई CX क्या बना, टोटल कॉस्ट 35,000 प्लस 3x, ठीक है जी। अब हमें बोला है डिटरमाइन रेवेन्यू फंक्शन, तो रेवेन्यू फंक्शन ये आ चुका है फर्स्ट का सॉल्यूशन। टोटल कॉस्ट फंक्शन ये सेकंड का आंसर आ गया है जी, टोटल कॉस्ट फंक्शन। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट मस्ट सेल टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट, तो ध्यान दीजिए उसको फिक्स्ड कॉस्ट ओनली 35,000 कवर करना है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम भाई, जो रेवेन्यू कॉस्ट है, जो रेवेन्यू होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा सिंपल सी बात है, रेवेन्यू कॉस्ट को लेट कर लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। तो भाई 10x इक्वल टू 3500 और x इक्वल टू 3500, मतलब कि इतने प्रोडक्ट्स वो सेल करेगी तब जाकर के उसको फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगा कंपनी को, ठीक है जी। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है इजी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वहां पे आप लोगों को डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सिंपल अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस है। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 6.8 जहां पे हमें मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होगा, वहां पे डेरिवेटिव का यूज होगा।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में बताए हुए मेथड और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्वेश्चन 6 तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें बताए हुए मेथड समझ में आए हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 तक। मैं कुछ दिनों के बाद इसके आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि आपको आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे क्वेश्चंस अपने आप से कर पाएंगे। और जिन बच्चों को आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं कुछ दिनों के बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।